नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण का रास्ता अब साफ हो चुका है। नारी शक्ति वंदन का आज ऐतिहासिक दिन है। संसद के उच्च सदन में महिला आरक्षण बिल पर महामंथन जारी है। 27 साल से देश में जिस बिल को हमेशा लेकर विवाद होता रहा और कई बार बिल ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, आज राज्यसभा में वोटिंग के बाद नारी शक्ति वंदन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन कानून बनने के बाद भी इस बिल पर सियासत अभी जारी रहेगी, क्योंकि परिसीमन और जनगणना की दुहाई देकर इस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। मतलब साफ है कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन समय के साथ महिलाओं के लिए आखिर क्या बदला? यह देश के अमृतकाल में नई संसद में सियासत का अहम मुद्दा है, क्योंकि आजकल सियासत वोट के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसकी बानगी राज्यसभा में दिखाई दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहा। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि 21वीं सदी महिलाओं की है। हमें खुशी है कि भारत की महिलाएं खुद को लीडिंग रोल में लेकर आई हैं। हमारा नजरिया बेचारा अबला नारी जैसा कभी नहीं रहा है। वहीं विपक्ष बिल में कोटे को लेकर सियासत करने में जुटा है। विपक्ष का यह कहना है कि हम चाहते हैं कि इस बिल में हर एक समाज की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट हो। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण बिल पर कोटे को लेकर सियासत जायज है? क्या महिला आरक्षण कानून लागू होने से पहले ही आगामी चुनाव में सभी राजनीतिक दल 33% महिलाओं को टिकट देंगे? क्या महिला सशक्तिकरण की दिशा में कानून मील का पत्थर साबित होने वाला है? सवाल यह भी है। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज पूरे दिन भर क्या हुआ, इस बिल को लेकर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, पहले वो सुनते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना। आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं। जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है। इसमें आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा। क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। कि 2014 साल में ये सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी अपनी इस्तेहार में ये सुनिश्चित किए थे कि सत्ता पे आने का तुरंत बाद हम लोग महिला आरक्षण बिल को पारित करेंगे। 10 साल लगभग गुजरने वाला है। 10 साल बाद देश की महिलाओं के बारे में मोदी जी की दोबारा याद आई, क्योंकि चुनाव आ गई, चुनाव दरवाजा खटखटा रही है, तो महिला को फिर लुभाने के लिए कुछ तो बोलना चाहिए। तो फिर नया जुमला हो चुके हैं, हम क्यों इसका विरोध करेंगे? ये तो हमारा ही मुद्दा है।
मैं तो आग्रह करूंगा तमाम साथियों को, आप किसी भी दल में हो, आज एक बार उससे बाहर निकल करके सोचिए। यह ऐतिहासिक क्षण सचमुच ऐतिहासिक होगा अगर हमने आज इतिहास को व्यापक कैनवस पर देखा, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में फासला नहीं होना चाहिए। और यह फासला इसलिए नहीं होना चाहिए कि बड़े दूर फासले पे लोग खड़े हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग। मैडम, आप अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंच रही हो तो आज मैं आग्रह करूंगा तमाम साथियों से, चिंता न करिए दलीय व्हिप की। दलीय व्हिप समाज की व्यवस्था पे भारी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा समर्थन विरोध नहीं, आज भी मौका है। तो महिला वंदन राज्यसभा में मंथन अभी फिलहाल जारी है, लेकिन रास्ता लगभग साफ हो चुका है। लोकसभा में पास, अब राज्यसभा में देखिए चर्चा इस वक्त जारी। लेकिन कई सारे सवाल अब विपक्ष अब खड़े कर रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर। इसे चुनावी जुमला भी बता रहा है विपक्ष अब कि आखिर अब जाकर याद क्यों आई। लेकिन ये दशकों का ये लगभग इंतजार है जो अब समाप्त होने की घड़ी पर अब आ पहुंचा है। तो फिर ये उनके राज्यसभा और लोकसभा में लगभग दशकों का इंतजार अब खत्म होने को है अब। लेकिन सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल आखिर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कब। सन 2023 में लागू तो ये हो गया, लेकिन क्या 2024 और 29 तक कहीं इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। इसकी बड़ी वजह परिसीमन, इसकी एक और बड़ी वजह जनगणना। चर्चा आज के दिन इसी पर हम करेंगे। आलोक वर्ष नेता बीजेपी के, हिमांशु कुमार नेता कांग्रेस के, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, रत्नेश मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कि चर्चा में आज के दिन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आलोक जी, हिमांशु जी, पीयूष जी, रत्नेश जी। सबसे पहले पीयूष पंत आप ही से रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इस कानून के बारे में सभी को जानना चाहिए। इस विधेयक का प्रावधान क्या है सर, सबसे पहले ये बताइए, फिर उसके बाद आएंगे और मेहमानों के पास। पीयूष जी। पीयूष जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट रत्नेश मिश्रा भी हैं। रत्नेश जी, यही सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, फिर कांग्रेस और बीजेपी से सवाल होंगे। रत्नेश जी बोलिए। सवाल क्या था आपका सागर जी? आवाज नहीं। रत्नेश जी, इस विधेयक का प्रावधान क्या है, कब प्रभाव में आएगा ये कानून? कई तरह के सवाल लोगों के जहन में है, एक रिएक्शन आपका चाहिए इस पर, बोलिए। देखिए सागर जी, कानून तो पारित होने के साथ ही प्रभाव में आ जाना चाहिए, लेकिन कानून पारित करने के बाद लागू करने की कितनी क्या कहते हैं इच्छा शक्ति रखती है सरकार, और सरकार उसको लागू करने के पीछे क्या क्या चीजें रखती है, ये भी जानने की बात है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी की, सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं ना कहीं महिलाओं को इस बिल के माध्यम से आप बिल तो लेकर आए, लेकिन कभी आप कहते हैं कि अभी हमने जनगणना नहीं कराई, अभी हमने परिसीमन नहीं कराया, अभी परिसीमन कराने के बाद लागू कराएंगे। तो सागर जी, परिसीमन आयोग का गठन तो केंद्र सरकार करती है और टेक्निकली परिसीमन आयोग का गठन 2026 में होगा। तो आप एक काम करिए ना, परिसीमन आयोग का गठन 3 साल पहले कर दीजिए, 2023 में कर दीजिए, और परिसीमन आयोग को कहिए कि 2024 के चुनाव तक आप जो जननांकीय आंकड़े हैं उनके आधार पर सीटों को आरक्षित करके एक नया परिसीमन दे दीजिए सरकार को। अगर सरकार चाहेगी तो ये काम द्रुत गति से हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार परिसीमन 2026 में करवा कर और 2029 में इस क्या कहते हैं कानून को लागू करना चाहती है, तो सागर जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की मंशा में कुछ तो खोट है, और सरकार कहीं ना कहीं केवल पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इसे दिखा रही है। और ठीक है, 33% आलोक वर्ष नेता बीजेपी के, लौट कराऊंगा रत्नेश जी आपके पास। आलोक जी,
पूरी संसद में एक ही गूंज थी कि हाँ महिला आरक्षण बिल हमें स्वीकार है। वैसी के अगर 2 सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए, वैसी और उनकी एक पार्टी के, लेकिन नारी शक्ति के दम पर कहीं वोट का वरदान तो सर पाने के लिए नहीं निकल पड़े। विपक्ष यही कह रहा है कि सर ये तो जुमला है, बेशक हम समर्थन में खड़े हैं। आलोक जी। देखिए सागर जी, एक तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन फिर भी जो मैंने सुना है, ये ऐतिहासिक बिल जो कांग्रेस 60 वर्ष के अपने शासन में नहीं ला पाई और 27 वर्षों से जो लंबित चल रहा था, उसको मोदी जी ने अपने नेतृत्व में आज मूर्त रूप देने का काम किया है। आज राज्यसभा में पारित होने के बाद ये मूर्त रूप ले लेगा। तो देश की महिलाओं की आधी आबादी के लिए आजादी के बाद अगर किसी पार्टी ने उनके हक में अभूतपूर्व काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किया है। अब रही बात इसके लागू होने की, तो चूंकि ये बिल नहीं है, ये एक संवैधानिक चेंजेस होगी, तो इसके तहत इसको राज्यसभा के बाद स्टेट को भेजा जाएगा और उनका भी 50% कांग्रेस चाहिए, उसके बाद ये बिल मूर्त रूप ले लेगा। लेकिन जो इसके साथ की चीजें लगी हुई हैं, जैसे जनगणना, परिसीमन, ये सब का भी टाइम आ चुका है, तो उसको अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सके उसको कराने के बाद यह आरक्षण लागू हो जाएगा। अब इसमें जो 1-2 साल का टाइम लगेगा वो तो लगना है, उसको तो ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको अभी से लागू कर देते। अरे ये बिल थोड़ी था जिसको पास करने के बाद 2024 के बाद से, अगर जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि इसको तुरंत लागू कर दिया जाए, 60 साल में अपने कार्यकाल में क्यों नहीं लागू कर दिया जी? और आज जब ये लागू हुआ है तो इनको इतनी जल्दी क्यों मची है? अगर इनको इतनी जल्दी मची है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में ये महिलाओं को उतनी सीटें दे दे। बिल्कुल, कौन रोक रहा है इन्हें? चलिए ठीक है, यही सवाल आपका कांग्रेस से मैं ले लेता हूं। हिमांशु कुमार, नेता कांग्रेस के। हिमांशु जी, 75 साल से जिस नाउमीदी में हम जी रहे थे सर, जिस चीज की हम आस लगाए बैठे थे, अब अगर वहां पर केवल 5 साल का 10 साल का हमें इंतजार अगर करना पड़ रहा है तो सर आपत्ति क्या है सर? जब आप लोग सदन में इसके समर्थन में खड़े हैं, फिर उसके बावजूद आप लोग ये इसे जुमला आप लोग करार दे रहे हैं। हिमांशु जी। सागर जी, 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेकर के आया था। उस समय में पारित नहीं हो पाया और 1998 में कांग्रेस की सरकार, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और उनके नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल लागू हुआ और आज उसका परिणाम है कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका में 15 लाख से ज्यादा महिला प्रतिनिधि आज काम कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। ये महिला के सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। 2010 में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल लेकर के आया और राज्यसभा से वह पारित है। जानकारी होना चाहिए, आलोक वत्स जी हमारे मित्र हैं, कई चीजों पर बराबर मुलाकात होती है इनसे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, इनको जानकारी होनी चाहिए। ये कह रहे थे कि 60 वर्षों में हमने बिल ही नहीं लाया। अरे बिल तो लाया 2010 में, 2010 में राज्यसभा से पारित है और इनको जानकारी होना चाहिए कि राज्यसभा से जो बिल पारित होता है वह कभी खत्म नहीं होता, तो उसी बिल को ये ले आते। ये तो जुमला लेकर के आए। हम तो चाह रहे थे कि 2024 में यह लागू हो जाए, क्या दिक्कत था? यदि उस बिल को लेकर के आते तो 2024 में ही ये लागू हो जाता, लेकिन इन्होंने लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया अपनाई। अब ये कह रहे हैं कि इसका जनगणना होगा, जो 2021 में जनगणना होना था, आज तक जनगणना नहीं हो पाया। आज अब ये जनगणना करवाएंगे, फिर परिसीमन करवाएंगे, इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होगी महिला आरक्षण का। तो ये बड़ा क्वेश्चन है और इस प्रश्न का इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में देखा है, इस देश ने जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि काला धन लाएंगे और सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, जुमला साबित हुआ। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि प्रति वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, वह जुमला साबित हुआ। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था कि किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे, ये किसानों की आय तो दुगुनी नहीं कर पाए सागर जी, लेकिन 3 काला कानून लेकर के आ गए।
इस जो जुमला इस तरह का ये दिए थे, इसी तरह का जुमला ये भी है। ये सिर्फ जुमलाबाज पार्टी है, सिर्फ जुमला देने का काम करते हैं। इनकी नीयत कहीं से साफ नहीं है। वोट चुनाव को देखते हुए अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक बिल है, इसको लाया गया है। कहीं से नहीं तो हिमांशु जी भी फिर सर आप समर्थन में क्यों खड़े हो गए सर? इंप्लीमेंट करता 454 वोट समर्थन में पड़े, 2 अगर AIMIM के नेताओं ने अगर डाल दिया विरोध में, सर आप लोग अगर अभी विरोध कर रहे हैं उस समय भी यही कहते हैं कि हाँ ठीक है आपकी सरकार आएगी, फिर आप लोग इस पे आगे कदम बढ़ाएंगे। साथ खड़े होकर फिर सर इस तरह से कैमरे के सामने बयान देना जायज लगता है क्या सर आपको, या फिर डर रहते कि कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं खिलाफ खड़ी हो जाएं आपके साथ चुनाव में? देखिए सागर जी, हम अभी भी इस बिल के साथ हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि 2024 में ही ये लागू हो जाना चाहिए था। इनका नियत साफ होता तो ये 2024 में लागू करते। जो राज्यसभा से बिल कांग्रेस द्वारा पारित कराया गया है उसको ही ले आते लोकसभा में। इनका बहुमत था, हम भी साथ देने के लिए तैयार थे, सारे दल साथ देने के लिए तैयार थे। इनमें क्या दिक्कत था? इसमें इनकी दिक्कत क्या थी, क्या परेशानी थी? इनकी परेशानी ये है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। ये चाहते नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, इसीलिए इस तरह से ये घुमाने की बात कर रहे हैं। और 2019 में भी होगा कि नहीं होगा, यदि ये लोग आ गए फिर से, भगवान न करे, खुदा न करे। हिमांशु जी देखिए, इंतजार तो अभी लंबा है, हम सभी जान रहे हैं, क्योंकि परिसीमन, फिर उसके बाद जनगणना, ये तमाम चीजें भी हैं जो देखिए चुनौतियां सामने अभी मोबाइल खड़ी हैं इस बिल के आगे। पीयूष पंत बताएंगे इस पर बहुत बेहतर। पीयूष जी स्वागत है सर, आप तक आवाज नहीं गई थी पहले। इस कानून में आगे क्या क्या अभी चुनौतियां आ सकती हैं और अभी क्या क्या अभी रोड़े अटकेंगे, एक बार बताइए, क्योंकि छोटे कई सारे राज्य हैं जहां पर कैसे आरक्षित की जाएंगी सीटें। फिर इसके बाद परिसीमन की बात करें, कई ऐसे देखिए अभी आगे हैं अभी दिक्कतें। देखिए निश्चित रूप से बहुत चुनौतियां हैं और दिक्कतें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल जो है जल्दबाजी में लाया गया, क्योंकि ये था निश्चित रूप से, चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि चुनाव में इसका एक फायदा लिया जा सके कि हमने देखिए महिलाओं के लिए एक बिल लेके आए हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत आएंगी। देखिए ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण देखिए, आपने अगर उमा भारती का जो है कि का एक इंटरव्यू जो आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पार्टी जिसके लिए मैंने इतना काम किया है, और मैंने इस बात को लगातार उठाया, पहले भी वाजपेयी जी के टाइम में भी, और देवगौड़ा साहब से भी कहा था, तभी उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया था इसको। ओबीसी का जहां आरक्षण नहीं है इसमें, उसको लेके वो बहुत उद्वेलित हैं और उन्होंने तो आंदोलन तक की बात कह दी है। और तमाम इस तरह के जो ओबीसी सेक्शन है उनमें भी ये सुगबुगाहट चल रही है और काफी वो उद्वेलित हैं। और तमाम विपक्षी दलों ने भी ये बात कही थी डिबेट के समय में। तो बेहतर होता कि इसको जल्दबाजी न करके तमाम जो सजेशन आ रहे थे और ये देखते हुए कि जो है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज के और इसमें ये सब इनका एक किस तरह से प्रावधान किया जाए, उसको लेके एक पुख्ता बिल लाते जिसमें सबकी भागीदारी बनती। और पेज देखिए, एक और चुनौती जो सबसे बड़ी इसमें आएगी, जो दिक्कत आएगी, कि जहां SC ST को विद इन जो उनका 10% का रिजर्वेशन है उसी के अंदर 33% दिया जा रहा है। टोटल जो है 33% में उनकी भागीदारी नहीं बन रही है। जो उनके लिए आरक्षित सीटें हैं उन्हीं में 33% उनको दिया जा रहा है। इसको लेके भी वहां काफी संतोष है। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह की सुगबुगाहट हो रही है, आगे चल के कुछ न कुछ इस तरह की चीजें आएंगी सामने और लोग शायद हो सकता है कि सड़कों पे भी उतरे इसको लेके। तो ये दिक्कतें आएंगी, चुनौतियां हैं इसमें। मुझे लगता है जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य राजनीतिक है और विपक्षी दल भी अब चूंकि सत्ता दल जो है वो एक राजनीतिक उद्देश्य से इसको लेके आया है, तो विपक्षी दलों ने भी डिबेट के दौरान जो है कहीं न कहीं अपनी भी राजनीति करने की कोशिश करी है और उन्होंने बढ़ चढ़ के इस बात की चर्चा करी है कि कहां इसमें कमियां हैं और ओबीसी को क्यों नहीं शामिल किया गया। ये बात कही गई है इसमें लगातार इस चीज को। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी बिल तो पास हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, चलिए, लेकिन इसमें कौन आए, महिलाएं आएंगी, ये भी सोचने वाली बात होगी। भागीदारी किसको मिलती है? अगर आप अभी तक देखें, अभी तक जो पार्टियां किनको टिकट देती हैं, जो या तो मंत्रियों की पत्नियां हैं या ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियां हैं या कोई सेलिब्रिटी है, ऐसे ही लोगों को जो है, कोई इस तरह की महिला है जो एकदम एक अपर कास्ट की महिलाएं हैं, जो अच्छी खासी इकोनॉमिकली अच्छे बैकग्राउंड की महिलाएं हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिलता है, आज भी पार्टियां देती हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की महिलाएं आगे भी आएंगी, परिवारवाद चलेगा, इस पे ब्यूरोक्रेट्स अपनी महिलाओं पत्नियों को दिलवाएंगे, नेता दिलाएंगे, सांसद दिलवाएंगे,
ये सब यही सब होगा जिसमें। तो मुझे लगता है ये चुनौतियां आ सकती हैं ठीक है, सामने। बिल्कुल। देखिए पीयूष जी, आगे भी बिल की बारीकियों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। रत्नेश मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, लगातार जो जवाब दे रहे हैं। रत्नेश जी, उम्मीद करते हैं सर आज के दिन हर एक जवाब आपका बैलेंस होगा सर, क्योंकि आपका फ्लेवर हम सभी जानते हैं। सवाल यह कि सर सन 2014 में बीजेपी का वोट फीसदी जो था सर, महिलाओं ने दिया 29%। सन 2019 में बढ़ के हो जाता है सर 36%। वहीं कांग्रेस का 2014 में था सर 19%, जो कि फिर 2019 में हो गया सर 20%। मात्र केवल 1% की हमने बढ़ोतरी देखी। और सबसे बड़ी चीज इन सब में यह है कि सर लगातार साल दर साल महिला वोटर जो है सर, उनकी संख्या में इजाफा भी हो रहा है। तो ये माना जाए कि बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। रत्नेश जी, देखिए सागर भाई, मुझे लगता है आपने जो सवाल मुझसे पूछा, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ आ रही है, बिल्कुल बोलिए। आवाज आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसका उत्तर पीयूष पंत जी की प्रीवियस स्टेटमेंट में मिल चुका है, लेकिन मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं। देखिए, मामला यहाँ कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, मामला यहाँ देश की 50% आबादी का है। जैसे पीयूष पंत जी ने एक बहुत बढ़िया बात की कि जो महिलाएं आएंगी इस आरक्षण में, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां होंगी, क्या वो पॉलिटिशियंस की बेटियां होंगी, वो किसी बड़े पॉलिटिशियन की बीवी होगी। और मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनकी पत्नी स्वाति सिंह, क्या महिला के नाम पे उनको भी तो आरक्षण मिलेगा? मेन मुद्दा ये है सागर भाई कि जो एकदम क्या कहते हैं तृणमूल स्तर पर जो बैठी हुई महिला है, उसको इस आरक्षण का क्या फायदा मिलने वाला है? एक SC/ST कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, उनको क्या फायदा मिलने वाला है? तीसरा एक बहुत बड़ा बिंदु मुझे मैं आपके चैनल ठीक है रत्नेश जी, वोट बैंक को लेकर सवाल था सर मेरा कि क्या फायदा होगा बीजेपी को। जवाब इस पर लेंगे, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा है। अगर हम बात करें पूरे देश भर में महिला वोटरों की तादाद दिन प्रतिदिन देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, और देश में महिला वोटरों की हिस्सेदारी कितनी अहम है ये हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि वही है गेम चेंजर। और सवाल यह भी होगा ब्रेक के बाद कि अगर सभी पार्टियां बिल के समर्थन में कानून के साथ खड़ी हैं, तो आखिर लागू करने में इतना लंबा वक्त क्यों? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी है। तो महिला वंदन राज्यसभा में मंथन, चर्चा लगातार जारी है महिला आरक्षण बिल को लेकर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, आलोक वर्ष, हिमांशु कुमार, पीयूष पंत, रत्नेश मिश्रा। आलोक जी, हमने चर्चा किया था ब्रेक के पहले सर, जिस तरह से वोट बैंक को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है सर। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जवाब आप दे रहे थे तब तक मैंने ब्रेक ले लिया था। आलोक जी इसके बाद आऊंगा, बोलिए रत्नेश जी। बैंक पे मुझसे सवाल पूछा था परसेंटेज पे, आवाज आ रही थी? आपने वोट परसेंटेज पे मुझसे सवाल पूछा था सागर भाई। हाँ, देखिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 2019 के बाद जो है वो 2 प्रदेशों में चुनाव हुए, कर्नाटका और हिमाचल। कर्नाटका में टोटल महिला वोट बैंक जो कास्ट हुए थे वो थे 1,91,91,00,000, और टोटल जो वोट महिला वोट परसेंटेज कास्ट हुआ जो डाला गया वो था 72.7%। अब इस 72.7% का 44% से ज्यादा वोट वो कांग्रेस पार्टी को मिला। फिर आप वही कनेक्ट कर रहे हैं सर, वही गलती आप विधानसभा को लोकसभा से कनेक्ट आप कर रहे हैं। सुनिए तो, मैंने लोकसभा का उदाहरण दिया आपको। अरे सुनिए तो, मैं आपको जवाब तो कंप्लीट कर दूं। देखिए, प्रदेशों से ही ट्रेंड निकल के आते हैं लोकसभा के। अब आप ये कहें कि नहीं विधानसभा का कोई ट्रेंड का मतलब ही नहीं है, तो फिर ये तो नकारना हो जाएगा सर। नहीं सर, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान ये जीतने के बाद भी सर लोकसभा की सीटें क्यों नहीं हासिल कर ली कांग्रेस? 2019 में जब चुनाव हुए, 18 में आप लोगों ने चुनाव जीता, तो क्यों नहीं उतनी सीटें आ गई आपके खाते में सर? लोकसभा का सिनेरियो अलग होता है, आप भी सर बहुत बेहतर जानते हैं ना रत्नेश जी। अरे सागर जी, सवाल तो कंप्लीट हो जाए भाई, बोलिए। अब रही बात 2019 में जो आपने कहा कि लगभग 30% के आसपास महिला वोट बैंक मिला, 40% के आसपास आपने जो कहा। मैं कहता हूं 2024 के चुनाव का सिनेरियो 2019 के चुनाव का सिनेरियो सागर भाई अलग है। और मुद्दे भारत की जनता डिसाइड करती है। जो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को यही महिलाओं का जो वोट बैंक है मोर देन 50% मिल जाए। और भाई महिलाएं तो बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रही हैं। मेरे गांव की जो महिलाएं हैं, मैं तो उनसे मिलूंगा तो बताऊंगा कि आपको तो छला इस सरकार ने। क्यों? क्योंकि जो अधिकार आपको 2024 में मिलना चाहिए वो अधिकार आपको 2029 में देने की बात कर रहे हैं।
और वो भी टेक्निकल बेसिस पे कह रहे हैं कि भैया हमने अभी जनगणना नहीं कराई, तो जनगणना क्यों नहीं कराई, ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। मतलब आपने 10 जनगणना का भी बेड़ा गर्क कर और आगे के परिसीमन का भी बेड़ा गर्क करेंगे, और सरकार जो ये आरक्षण लेके आई उस पर भी महिलाओं को 10 साल का इंतजार कराना, लगभग 8 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब अपने ही अधिकार को पाने के लिए हमारी देश की ओबीसी, SC ST और अल्पसंख्यक महिलाओं को, बहनों को 10-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा सागर भाई। ये तो खुलेआम भाई अन्याय है महिलाओं के साथ। ये तो स्पष्ट होता है कि सरकार ने केवल महिलाओं को ठगने का काम किया है। दम है तो आप 2024 में प्रधानमंत्री जी आप लाइए। और तीसरा एक बहुत बड़ा बिंदु सागर भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी रक्षाबंधन के अवसर पर एक कार्यक्रम चलाते हैं कि पसमानता मुस्लिम बहनों से भाजपा के कार्यकर्ता और लोग राखी बंधवाएं, और इस रिजर्वेशन में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब आपको जब वोट लेना होता है तो वो महिलाएं बहनें हो जाती हैं, लेकिन जब उन महिलाओं के अधिकारों की बात करनी होती है तो आप उनसे किनारा काट लेते हैं। चौथा एक बहुत बड़ा बिंदु, हमारी राष्ट्रपति महोदया जो एक आदिवासी समुदाय से आती है सागर भाई, उन तक को नहीं बुलाया गया। अरे पार्लियामेंट की पार्ट है भैया, आर्टिकल चलिए ठीक है रत्नेश जी, वक्त कम है सर, सभी को मौका देना है, फिर आएंगे आगे आपके पास। आलोक वत्स नेता बीजेपी के हैं। आलोक जी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी सन 1975 में, बार बार इसका उदाहरण दिया जाता है क्योंकि तब एक रिपोर्ट आई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी, उसमें जिक्र इसका किया गया था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके बाद देखिए कई सारे रोड़े लगातार आते चले गए। कांग्रेस ने इस बिल को अपना करार दिया, बीजेपी अपना करार दे रही है, और इसी सियासत के बीच सर देखिए फंसा रहा। आलोक जी, आवाज आ रही है कि नहीं सर? देखिए, रत्नेश जी पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, मेरे पुराने मित्र हैं, छोटे भाई हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस सपोर्टर है। आज ये हाल ओढ़ के दूसरे रूप में पेश आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 60 साल में जो इन्होंने नहीं किया, 60 ईयर्स। अब आप रत्नेश जी थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज, मुझे भी कोई बात नहीं आलोक जी, जाने दीजिए सर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट का चोला पहन लेने से उनके बोल थोड़ी बदल जाएंगे सर। बोल तो आप देख ही रहे हैं, सारा चीज को कांग्रेस बोल रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अपना अपना आदमी का नजरिया होता है। जो 60 साल में इन्होंने नहीं किया, हमने 6 साल में कर दिया है। अब आप पूछिएगा 6 साल क्यों? 9 साल का आपका सरकार था, 3 साल तो कोरोना ही खा गया, उस समय तो कोई ऐसी बातें करना मुश्किल था। 6 साल में हमने वो कर दिखाया जो इन्होंने 60 साल में नहीं किया, और जो 27 सालों से लंबित था। अब जो उसकी लीगैलिटीज है वो राज्यसभा में जाएगा, फिर स्टेट्स के पास जाएगा, फिर स्टेट्स के 50% कॉन्करेंस आने चाहिए, उसके बाद ये मूर्त रूप ले लेगा। और देखिए, ये अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी वर्ग का है, और उसको ओबीसी की चिंता मिश्रा जी से ज्यादा है। लेकिन उसके लिए जब ये कानून मूर्त रूप ले लेगा तब अलग से एक अमेंडमेंट लानी होगी। आर्टिकल 303 के तहत पार्लियामेंट में, संविधान में निहित है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोटा, वो तो पहले दिन से लागू हो जाएगा। लेकिन जो ओबीसी को अकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं ये, उसके लिए एक अलग से अमेंडमेंट लाना होगा, जो हम लाने के लिए तैयार हैं। ये हमको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, हर चैनल पर, एनडीटीवी पर, न्यूज 18 पर, आज तक पर, सब जगह मैं बोल रहा हूँ लगातार। मैं अभी अभी मैं विजय घाट से ही आके बैठा हूँ, वहां भी मैं यही डिबेट कर रहा था। तो ये हमें एंटी ओबीसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूल रहे हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा ओबीसी के मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं। पिछले चुनाव में 44% वोट ओबीसी का हमको मिला है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के भी सबसे ज्यादा मेंबर विधानसभा में और लोकसभा में हमारे हैं। आप हम ही को, अरे राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं मिला तो जबरदस्ती पॉइंट घुसेड़ रहे हैं। ओबीसी नहीं आया, महिला को, मुसलमान महिला को नहीं दिया। अरे आप तो मिठाई बांट के हमारा पीठ थपथपाइए,
कि हमने आपको ठीक है महिलाओं सर, को कांग्रेस जिस पर पीठ पहली थपथपा बार रही है आलोक जी, हिंदुस्तान की कांग्रेस 50 देखिए सन फीसद 2010 आबादी को लेकर हमने अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन गलती इन्हीं लोग की थी ना सर। बख्शा है और आपको हमने रिजर्वेशन ठीक है हिमांशु जी, 2010 में ठीक है हिमांशु जी, बताइए राज्यसभा सर, में चला, जब लोकसभा यूपीए में सरकार अटक गया। थी सर, आप जिस सन 2010 का उदाहरण आप दे रहे हैं सर, जिस तरह से राज्यसभा में पास हुआ, आप लोग सोचेंगे लोकसभा में भी बड़े आसानी से पास हो जाएगा। सन 2014 में जब लोकसभा सर भंग की गई तो फिर उसको सर नए सिरे से तो सर पेश किया जाएगा। राहुल गांधी ने हर बार इसलिए जिक्र किया। ये चल रहे हैं, इनके सहारे ये अभी भी ठीक है हिमांशु जी, राहुल गांधी ने हर बार यही जिक्र किया कि बीजेपी बहुमत की सरकार है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। फिर इसके बावजूद सर आप लोग अपना करार क्यों दे रहे हैं? वहां पर ठीक है आलोक जी, हिमांशु जी से जवाब ले लें एक बार जो आपने सवाल किया। हिमांशु जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से आलोक जी अभी बोल रहे थे, इनको पता होना चाहिए कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी बार बार पत्र लिख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करते रहे कि आप महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा से पास है उसको लेकर के लोकसभा में आइए, हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उस समय हमारे पास इतना बहुमत नहीं था, उस समय मैं पास नहीं करवा पाया। अब आपके पास बहुमत है, इसको करवा करके लाइए। लेकिन देखिए, आप ये सच्चाई नहीं सुन पाएंगे। सागर जी में बीमारी है, इनको मैं देखता हूँ, ये सच्चाई नहीं सुन पाते हैं ना। सच्चाई से आलोक जी सुन लीजिए, फिर काउंटर अप करिएगा सर, जवाब आप ही दीजिएगा इनके सवाल का, बोलिए। तो देखिए, असल में इनके पेट में तो दर्द इस बात का हो रहा है कि इनकी कलई खुल रही है। हम तो कह रहे हैं कि 2024 में इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये क्यों नहीं 2024 में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि 60 वर्षों में जो नहीं हुआ हमने 9 वर्षों 9.5 वर्षों में करके दिखाया है। हम सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत काम किया है, इस देश में बहुत काम किया है। इन लोगों ने काम किया है, 7% महंगाई दर को लेकर के आया, बेरोजगारी की दर चरम पर 8.5% पर ले आया। इन लोगों ने काम किया है कि महिलाओं का उत्पीड़न किया। इन लोगों ने काम किया है नहीं। अच्छा, लेकिन हिमांशु जी कैसे सर, एक चीज बताइए हिमांशु जी देखिए, आप बहुत अधिक जानकार हैं, आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं। सुनिए हिमांशु जी, कैसे संभव है सर 2024 से पास हो जाना? सर परिसीमन होगा, जनगणना होगी सर, 5 साल तो सर रिपोर्ट सौंपने में लग जाते हैं सर जनगणना के बाद। कैसे भला लग रहा है 2011 वाली जनगणना पर इसको सर लागू किया जाए, कानून को धरातल पर उतारा जाए? यदि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ होती तो सागर जी 2021 में ही जनगणना होना था ना। ये सरकार क्यों नहीं जनगणना करवाई? इसके लिए दोषी कौन है? ये सरकार अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं तय करती है? 2021 में ही जनगणना हो गया था, और जो राज्यसभा से पास था वो यदि लोकसभा से पास करवा देता तो फिर आज 2024 में कैसे नहीं होता? बताइए सागर जी, ये लोग सुन नहीं ना पाएंगे, ये लोग सच्चाई को नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं जनगणना करवाया? लोग जी जवाब दीजिए ना। जनगणना यदि आप करवाएंगे तो 2021 में तो आज क्या होता? आज लोकसभा से बिल पास हो जाता और इम्प्लीमेंट भी हो जाता। आप लोग नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं क्या करेंगे हिमांशु जी? देखिए हिमांशु जी, कोई भी पार्टी है सर, वाहवाही तो लेना चाहेगी ना सर। सुनिए, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार अगर आपकी रहती तो सर आप भी उस समय सर जीत जाते सर। सर आप पास करवा लिए होते, आज के दिन आपने अपनी पीठ थपथपाते कि नहीं? पीयूष पंत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लौट कराऊंगा हिमांशु जी। आलोक जी, पीयूष पंत जी की बात सुन लेते हैं। हिमांशु जी 1 मिनट सर, ठीक है। पीयूष पंत जी, आपको लग रहा है क्या कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं संभव है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता, क्योंकि 5 साल तो सर रिपोर्ट सौंपने में लग जाती है। परिसीमन की चाहे हम बात करें, जनगणना जब होती है उसके बावजूद, तो भला कैसे 24 से हम इसको जमीन पर उतार सकते हैं? क्यों पीयूष जी? नहीं, देखिए सागर जी, बिल्कुल नहीं उतार सकते। 24 में ये इनको सोचना चाहिए था। 24 में कुछ और मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये जो जोड़ दिया गया है ना कि क्योंकि परिसीमन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी भी अपना भविष्य देख रही है, सीटें बढ़ेंगी उसकी उम्मीद है। तो इसीलिए आप देखिए पार्लियामेंट में जिस तरह से नए पार्लियामेंट में 880 सीटें बनाने का प्रावधान किया गया है उसे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये दूर का सोच रही है। जब सीटें बढ़ेंगी तो उसमें कितनी भागीदारी उसको मिल जाएगी इस आरक्षण की वजह से। तो इसीलिए तत्काल लगाना, वो लागू करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर लागू किया जा सकता है उसका कोई मैकेनिज्म आप निकाल सकते हैं कि किस तरह से किया जाएगा उसमें। क्योंकि जनरल, क्योंकि देखिए लॉटरी सिस्टम से होना है ये, तो लॉटरी सिस्टम से होना है तो अभी जो प्रावधान है और जो आरक्षण है, जिस तरह से महिलाओं के लिए जब आप ओबीसी को नहीं दे रहे हैं तो SC ST को दे रहे हैं,
तो उसी में आप जो है लॉटरी सिस्टम से जो है कि आप सीटों को निकाल सकते हैं कि किस तरह कौन सी सीट किसके कौन सी आरक्षित होगी, क्योंकि अंतिम में होना तो यही है ना कि लॉटरी से निकलेगा। और 5 साल में जो है 15 साल के लिए है, तो 5 साल में सिर्फ एक महिला को एक ही बार मौका मिलेगा सांसद या विधायक बनने का उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये भी बड़ी देखिए इसमें सोचने वाली बात है कि वो महिला क्या काम कर पाएगी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, क्योंकि उसे अपना भविष्य तो अंधकार में लगेगा। फिर 5 साल बाद वो नहीं चुनी जाएगी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो क्या वो इसको काम कर पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा पेंच है इसमें जो सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है देखिए ये सरकार को पहले इस पे परिसीमन पे काम करना चाहिए था। पहले जनगणना का काम तुरंत, मान लीजिए कोविड हो गया ठीक है, लेकिन कोविड खत्म हुआ अब लगभग 2 साल हो रहा है। 2 साल से हम जश्न भी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, भीड़ भी बढ़ रही है, हम सब देख रहे हैं, लोग सब कुछ हो रहा है। तो आपको ये जो है जनगणना का काम तो शुरू कर देना चाहिए था अगर आप सीरियस थे इस मामले में। तो ये प्रक्रिया आपको तुरंत करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार सीरियस नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये लगा दिया है एक टाइम फ्रेम कि कब होगा। क्योंकि आज अमित शाह जी ने भी ये बात कही कि भाई आप पास करवा दीजिए, बाकी जब आपकी सरकारें आएंगी तो आप करवा लीजिएगा ये बदलाव उसमें। इसके मतलब सरकार सीरियस नहीं थी। सरकार चाहती थी बिल पास हो जाए और उसके बाद वो जो है चुनावी सभाओं में ये कह सके, मोदी जी ये कह सके, भारतीय जनता पार्टी वाले कह सके, देखो हमने महिला के लिए आरक्षण ले आए जो 27 साल से पेंडिंग था। देखिए हर सरकार ने कोशिश करी, अगर आप पूरा इतिहास देखिए तो देवगौड़ा से लेके पूरा जो है कि कांग्रेस की सरकार 2008 का बिल जो है ये तो था जो उसको सब ने करी है, लेकिन चूंकि सबकी मेजोरिटी नहीं थी या कोई ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि तमाम पार्टी सपोर्ट कर रही थी, उसमें सोशलिस्ट पार्टी थी, बीएसपी पार्टी थी और आरजेडी थी, बहुत से पार्टी थे। अब कांग्रेस ने राज्यसभा में पास करवा लिया था, लेकिन लोकसभा में चूंकि उसका यूपीए के साथ जो है आरजेडी थी, समाजवादी पार्टी थी, ये चूंकि ये पिछड़े समाज से आते नेता थे, तो वो वहां पे ये सवाल उठाते कि आप बैकवर्ड को आरक्षण दीजिए इसमें ओबीसी। इसकी वजह से फिर वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया वहां पे, तो ये दिक्कतें थी। आज भारतीय जनता पार्टी का ये मौका था, इनके पास पूरी फुल मेजोरिटी है, ला सकते थे। लेकिन फिर मेरा सवाल है, अगर ये सीरियस थे तो 2014 नहीं तो 2019 में सरकार में आते ही इनको पहला काम यही करना चाहिए था कि इस विधेयक को लाते वहां पे, ताकि जो इसकी खामियां हैं उनको एक सेलेक्ट कमेटी में देके उसको दुरुस्त किया जाता और एक बेहतर जो है एक बेहतर ऐसा कानून लाया जाता जो सभी महिलाओं के हर सेक्शन को, हर जाति समूह को वो सेटिस्फाई कर पाता, उनका प्रतिनिधित्व दे पाता वो। तो मुझे लगता है आलोक जी जवाब दे दे रहे हैं, पीयूष जी का और हिमांशु जी का जवाब आलोक जी दे दे रहे हैं। आलोक जी सर 9 साल की बात क्यों सर? 14 में आपकी सरकार बन गई, उसके बाद आप विचार कर सकते थे, तभी से बहुमत की सरकार है आपके, क्यों नहीं लागू कर दिया? इस समय हमने कांग्रेस से रेजिम पकड़ा था, लूट खसोट 3,83 अरब डॉलर का घोटाला किया हुआ सरकार से हमने लिया था बटन रिले किन्हें सामासा। देश की महिलाओं को पहले पार्लियामेंट पहुंचाते, जब पहले उनको शौचालय दिलवाते, उनको मकान दिलवाते या उनको पार्लियामेंट पहुंचाते, उनका पेट भरते या उनको पार्लियामेंट पहुंचाते। करोड़ों की संख्या में हमने शौचालय बना के पूरे देश की महिलाओं को शौचालय निर्माण करके दिया, गरीबों को हमने घर बना के दिया, राशन अभी तक देते आ रहे हैं। भुखमरी के मामले में आगे बढ़ गए हैं। नहीं, अब किसकी पेट भरने की बात करते हैं? भुखमरी के मामले में आप आगे बढ़ा दिए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो लोगों के पेट पर तलाश मारा है, आप कैसे कर सकते हैं आलोक जी? आपने 55 लाख करोड़ रुपया 60 वर्षों में इस देश के सरकार ने कर्ज लिया, कितनी सरकारें आई, आप अकेले 155 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया। आप तो पूरे देश को कर्ज में डुबो दिए हैं। आप क्या बात करिएगा? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। अगर आप कैसे गलत बोल रहे हैं? आंकड़ा है, सुनिए हिमांशु जी, पहले सुनिए मेरी बात। अगर आपको इतनी उदारता दिखानी है तो अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, 40% महिलाओं को टिकट दे दीजिए। 2024 आने वाला है, आपको जानकारी होना चाहिए, यही तो आप पढ़ते नहीं आलोक जी, आकर के आप बात करने लगते हैं। अरे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 33% महिलाओं को जगह दिया था, टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी बतावे कि कब 33% महिलाओं को टिकट दिया है? हमने यूपी में दे करके दिखाया है आलोक जी, हम दावे के साथ कर सकते हैं, आप जांच कर लीजिए ना, आप खोज लीजिए इस बात को। लेकिन सिर्फ
कपोल यूपी में बात 0 करने बटा से 0 पे आप कपोल हो बात गए। करने और से कुछ नहीं होता है। महिलाओं- झूठ का अरे पुलिंदा दिल्ली में बहुत जहाँ दिनों तक तक नहीं है वहाँ। चलता है। कर्नाटक कांच में की बनाइए ना आंधी महिला- दोबारा नहीं बनाइए चलती है। कर्नाटक में 40% भारतीय जनता महिलाओं को पार्टी का मंत्री जाना तय है आलोक जी, बनाइए। ये मान के चलिए। आप बड़का हिमाचल जितना में 40% पार्टी है, चलिए सिर्फ सर, झूठ आरोप बोलते प्रत्यारोप हैं। सर ये कौन शुरू रोक से रहा है लगातार आपको? अभी तक कोई जारी बात रहा। नहीं। देखिए रोक रहा है आपको? हमने आलोक तो जी, दलित हिमांशु को, जी, महिला को उठा के राष्ट्रीय देखिए अब सम्मान दिया। रत्नेश जी का टर्न है। आपने क्या रत्नेश जी किया? अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। रत्नेश जी बोलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, क्योंकि परिसीमन के बगैर तो कानून ये लागू नहीं हो सकता। बीजेपी कह रही है कि हमने महिलाओं के हित में काम लेकिन किया। इनको सीट देने से कौन रोक रहा है? आने वाले चुनाव में दे दे 40% महिलाओं को अरे सीट। आलोक, कौन रोक रहा है? आलोक- रत्नेश जी आइए। आप तो भारतीय जुमला पार्टी के हैं क्यों ना। इंतजार कर रहे हैं इसका? आप भारतीय जुमला पार्टी के हैं, खूब जुमला बरसाइए। अरे जुमला पर तो हम 20 की चलिए, सागर भाई, मैं बोलूं। जुमला पर ही है ना। आलोक जी आइए सर। अभी रत्नेश जी अभी ठगबंधन तक बातें पहुंच जाएंगी। इंडिया अलायंस को जो नया नाम दिया है बीजेपी ने सर, याद है। तो ये आरोप प्रत्यारोप सर दिन भर ये खत्म होने वाला नहीं है। रत्नेश जी बोलिए। देखिए सागर भाई, अभी अभी आलोक पर जिले शब्द का प्रयोग किया, भ्रष्टाचार। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री तो भ्रष्टाचार के इतने खिलाफ हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी एक बहुत बड़े टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट छापी है कल की अपनी रिपोर्ट में। उसमें कैग की रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं क्या? टेलीग्राफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। अरे भैया आलोक, सुन तो लीजिए। अरे कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए भैया। अरे सुनने की भैया सुन लीजिए आलोक जी, इतना रिसर्च किया रत्नेश जी ने, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं सर। किसी की रिसर्च और मेहनत व्यर्थ ना जाए। बोलिए बोलिए। ठीक है रत्नेश जी आइए। अरे बोलिए। मैं बोलो तो कह रहा हूँ रत्नेश भैया, प्रधानमंत्री बोलो। जी उसके सख्त खिलाफ बोलो, है। बोलो। मतलब रत्नेश जी आप बोलिए, प्रधानमंत्री बोलिए की सर। वाहवाही भी नहीं सुनना चाहते। अरे आपकी रिसर्च व्यर्थ हम नहीं जाने प्रधानमंत्री देंगे की सर, बोलिए। वाहवाही करो तो गलत, प्रधानमंत्री जी की वाहवाही करो तो गलत। चले, उसमें जानते हैं क्या लिखा गया कैग की रिपोर्ट के हवाले से? कि विदेश से लिए गए ऋण में 2.19 लाख करोड़ कम दिखाया गया। पैसा कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। प्रोविडेंट फंड में 21,560 करोड़ कम दिखाया गया। पैसा कहाँ चला गया पता नहीं। लेवी और सेस के पैसों का रत्नेश जी, डाइवर्जन हमारी किया टीम गया। ने आपको बताया था अरे ना सर सुनिए कि तो- चर्चा अरे किस सुनिए पर तो है। सर। रत्नेश जी, सुनिए हमारी तो, टीम ने सुनिए आपको तो। बताया था कि आज का मैं डिबेट किस पर है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। काहे परेशान हो रहे सागर भाई? मैं तो मोदी जी की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेवी और सेस के पैसों का डाइवर्जन हुआ। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी किसी बेची गई पता नहीं। बड़े सरकारी पैसों के तो करंट अकाउंट में रखा गया, उसका ब्याज कहा गया पता नहीं। अब बाकी तो भैया रत्नेश जी, ये ज्ञान सुन लेंगे सर किसी और दिन। रत्नेश जी, इस ज्ञान के लिए समय नहीं है अगर सर। बात करना है सर 50 मिनट की डिबेट में सर आप पूरी कहानी नहीं बता सकते ना सर। महिला आरक्षण बिल पर हम बात कर रहे हैं, सवाल जो हमें उसके इर्द गिर्द है आप पक्का उधेड़ देता हूँ। गिनाइएगा सर। पूरी रिसर्च अगली डिबेट में सुन लेंगे आपकी। राहुल गांधी जब मैं आ रहा हूँ। आइए ना सर, टॉपिक पे आइए फिर। अशोक गहलोत समय व्यर्थ आपका कर रहे हैं, जो देश की जनता आपको सुन रही है उनका भी आप कर रहे हैं। जमानत पे है। आलोक जी रुकिए, पॉइंट पे आ रहे हैं रत्नेश जी, नहीं तो आगे अगले मेहमान पे हम जाएंगे। रत्नेश जी आइए। देखिए सागर भाई, आपने कही देश की जनता, तो मैंने देश की जनता की ही बात। देश की जनता के धन की लूट तो देश की जनता को बताना, कभी देश की जनता सर के खिलाफ महिला नहीं। आरक्षण बिल पर बात हम कर रहे हैं सर। महंगाई, लूट और इन सब पर बात आज नहीं है। हर एक डिबेट का चर्चा और पॉइंट अलग होता है सर। सागर भाई, मैं बोल दूं, हर एक डिबेट में आते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल। अरे आपने भी कहा, आलोक बख्श जी ने भी कहा कि एक कानून को लागू करने में बहुत प्रक्रियात्मक होती है। मैं आलोक जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में इसी मोदी जी की बीजेपी पार्टी की सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया था, और वो कानून जानते हैं कितने दिनों लागू हुआ था? 24 घंटे में, विद इन 24 आवर्स। जब एक प्रकार का आरक्षण 24 घंटे में लागू हो सकता है, तो दूसरा आरक्षण 24 घंटे में लागू क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण था क्योंकि सवर्ण जाति के वोटों के नुकसान के कारण भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव हार गई थी। 2019 का लोकसभा चुनाव सर पे था। मोदी जी को लगा कहीं अगर ये वोट बैंक छिटका ना, तो मोदी जी 5 साल पहले ही तंत्र तक धीना करते हुए निकल जाते। ठीक है रत्नेश जी, 2 मिनट का वक्त है। रत्नेश जी 30 सेकंड मैं सभी को दूंगा। रत्नेश जी सुन लीजिए मेरी बात सर, बाद में ये ना रह जाए कि आपकी बातें अधूरी रह गई। 30 सेकंड का वक्त है, सभी के पास आऊंगा। पहले पीयूष पंत जी के पास। सर क्या कहेंगे कानून को लेकर, आगे क्या अड़चने आ सकती हैं, और अभी जो लोग क्या उस पर रिएक्शन आपका। 30 सेकंड सर, बोलिए।
देखिए सागर जी, मैं तो इसको मानूंगा कि वैसे तो अच्छा है, महिलाओं के लिए आधी आबादी है और महिलाओं भी कमजोर वर्ग माना जाता था। मैं नहीं मानता उन्हें, क्योंकि काफी सशक्त है महिलाएं और आगे बढ़ रही हैं और अपने आप में वो सशक्त रही। उनको दबाया गया था, इसलिए कमजोर उनको कहा गया जानबूझ के। लेकिन फिर भी अगर उनको ये मिल रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनौतियां बहुत हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक लॉलीपॉप है जो अभी दिखा दिया गया है कि आप चूसते रहिए और हमें वोट देते रहिए, बाद में अभी देखेगा, अभी समय लगेगा, तभी आपको ये अधिकार मिलेगा। तो ये है कि राजनीति का पूरी तरीके से अभी जल्दबाजी में लाया गया है। इस पे वर्कआउट करने की जरूरत थी और सभी जो मांगे उठ रही हैं वो इसीलिए उठ रही हैं क्योंकि सारे पक्षों को उसमें देखा नहीं गया है। ठीक है हिमांशु जी, 30 सेकंड। बीजेपी की संजीवनी से कैसे सामना करेंगे आने वाले चुनाव में? देखिए, ये एक्सपोज हो चुके हैं 9.5 वर्ष में। जिस तरह से इन्होंने जो किए हुए वादे थे पिछले चुनाव में, एक ही वादों पर ये खड़ा नहीं उतर पाए, तो ये एक्सपोज हो गए हैं जनता के सामने। और अपनी इस स्थिति से निपटने के लिए, इससे उबरने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आए हैं। इससे कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है, क्योंकि महिला समझती है कि सिर्फ यह जुमला है, ये भारतीय जुमला पार्टी का एक नया जुमला है और इससे महिलाओं का कहीं कोई भला होने वाला नहीं है। यदि भला ये चाहते तो कांग्रेस का जो था राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण बिल, उसको लेकर के आते और 2024 में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती, तब कहीं जाकर के महिलाओं का भला। बिल्कुल। आलोक जी, क्या अब हम माने कि इस बिल के पास होने के बाद आपने 24 और 29 की दावेदारी और मजबूत कर ली है? 30 सेकंड सर। देखिए, हम जो भी कदम उठाते हैं राष्ट्र हित में उठाते हैं और अपनी दावेदारी को और मजबूत करते हैं। ये कह रहे हैं हिमांशु जी, भारत की महिलाएं नोटों की बारिश करते, वोटों की बारिश कर देगी बीजेपी के पक्ष में। पहली बार 73 साल में किसी ने महिलाओं को पूरी भागीदारी देने का काम किया है और ये माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके लिए इस बार, पिछले बार 303 थे, इस बार 350 पार जाएंगे और भारत को शुरू बनाने का जो सपना हमने संजोया है वो करके रखेंगे। आज विश्व पटल पे नरेंद्र मोदी के सामने वर्ल्ड के सारे नेता झुककर बात करते हैं। ये वही है। ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको सर। आलोक जी, आपकी बातों के लिए शुभकामनाएं। आलोक जी शुक्रिया, हिमांशु जी आपका शुक्रिया, पीयूष जी आपका शुक्रिया, रत्नेश जी आपका भी शुक्रिया। तो दशकों इंतजार के बाद महिला आरक्षण का रास्ता अब लगभग अब पूरी तरह से साफ हो चला है, लेकिन सवाल लोगों के जहन में यही है कि आखिर ये धरातल पर उतरेगा कब, ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कब? लोग ये सवाल आज भी पूछ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।